हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को। ये जो केसेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड करे गए हैं। इसलिए ये जो केसेस हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉ सीरीज का पार्ट वन। सबसे पहला जो केस है हमारे पास वो है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड, बिस्किट डिवीजन एंड अनदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इसका जो केस नंबर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज SLP सी नंबर 4645 ऑफ 2023। तो ये वैसे तो एज सच आप लोग को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। केस का बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या था केस का बैकग्राउंड या फैक्ट्स क्या थे केस के। सो हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको HSML बोलते हैं, had operated a biscuit manufacturing division exclusively for the Britannia Industries Limited for over 3 decades under the Job Works Agreement। अब जो हरिनगर शुगर मिल्स थी वो एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एक रन करती थी। किसके लिए? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए। एंड वो पिछले 30 सालों से, फॉर द 3 डिकेड से, अंडर द जॉब वर्क्स अग्रीमेंट जो है वो अपनी बिस्किट डिवीजन को चला रही थी एक्सक्लूसिवली। किसके लिए? फॉर द ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। 2019 में क्या हुआ, जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड थे, उन्होंने अपना जो ये अग्रीमेंट था हरिनगर शुगर मिल्स के साथ, वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। जिससे कि क्या हुआ, क्योंकि वो जो शुगर मिल्स थी वो एक्सक्लूसिवली ब्रिटानिया के लिए थी, ब्रिटानिया का काम कर रही थी। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के वो अपना अग्रीमेंट टर्मिनेट करने के बाद जो हरिनगर शुगर मिल्स थी, जो HSML थी, उनको अपना जो वो बिजनेस था बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का, वो उनको क्लोज करना पड़ा। एंड क्लोजर के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 25O के अंडर एक्चुअल में क्या एक फॉर्म जाता है। तो HSML ने एक क्लोजर एप्लीकेशन दी महाराष्ट्र रूल्स प्लस सेक्शन 25O ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कंसर्न अथॉरिटी को। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो जो डिप्यूटी सेक्रेटरी थे, उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है। एंड उनने अपने ऑर्डर में ये बोला कि आप इस एप्लीकेशन को रीसबमिट करिए। फॉर द टाइम बीइंग तब तक क्या हुआ, तब तक जो वर्कर्स यूनियन थी HSML की, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गए एंड वहां से उन्होंने क्लोजर के अगेंस्ट में एक पिटिशन फाइल करी। सो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने वर्कर्स यूनियन की पिटिशन के ऊपर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। किसके ऊपर? HSML की क्लोजर एप्लीकेशन के ऊपर। नाउ अब HSML क्या था, विदाउट परस्यूइंग दैट केस फर्दर, HSML अब अपना अपनी जो यूनिट थी अब उसको वो बंद नहीं कर सकता था। अब अगर एक बार HSML की यूनिट के क्लोजर होने पर ही रोक लग गई, दैट मींस जितने भी वर्कर्स थे अब उसके लिए HSML को उनको टाइमली कंपेंसेशन देना पड़ता, क्योंकि काम तो अब था नहीं HSML के पास, लेकिन फिर भी चूंकि यूनिट आपकी चल रही है तो आपको उन वर्कर्स को उनकी जो भी सैलरी बेसिस थी वो आपको देना पड़ता। HSML ने पिटिशन फाइल करी चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो कि फाइनली हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी। जिसकी वजह से HSML को कहां जाना पड़ा? HSML को जाना पड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब एक एड इंटरिम ऑर्डर जो पास हुआ था बाय द ट्रिब्यूनल ग्रांटिंग द सेड रिलीफ फॉर रेस्ट्रेनिंग द फैक्ट्री फ्रॉम फर्दर क्लोजर, उसको HSML ने परस्यू करा, उसको HSML ने चैलेंज करा बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जो हाई कोर्ट की भी जो पिटिशन थी, हाई कोर्ट में भी जो पिटिशन लगाई थी HSML ने, वो डिसमिस हो गई थी। ठीक है। हाई कोर्ट ने पिटिशन किस ग्राउंड पर डिसमिस करी थी ये पढ़ते हैं। वी आर देयरफॉर अनेबल टू एक्सेप्ट द कंटेंशन raised on behalf of the petitioners that the closure application filed by them on 28 August 2019 were complete in all respects so as to trigger deemed permission under the provisions of section 25O clause 3 after expiration of the period of 60 days. Petitioners themselves accepted the position that the closure application were incomplete by seeking to adduce reasons for closure by letters dated 10th of October 2019. It therefore cannot be held that establishment of petitioners were deemed to have been closed on expiration of period of 60 days from the date of submission of closure application dated 28th of August 2019. The writ petitions were dismissed. हाई कोर्ट ने सोली इस बेसिस पे पिटिशन को डिसमिस करा कि अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने जिस तारीख को आपने क्लोजर की एप्लीकेशन दी, सो 25O के अंडर आपने 60 दिन बाद अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि वो डीम्ड परमिशन आपको मिल जाएगी क्लोज करने के लिए अपना जो भी एस्टैब्लिशमेंट है,
तो आपका ऐसा जो प्रिजम्पशन है वो गलत है। ठीक है? जब तक आपको प्रॉपर एक अथॉरिटी से जब तक आपको क्लोजर एप्लीकेशन पे आपको सैंक्शन ना मिल जाए, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्लोज हो चुका है। सो कहीं कहीं भी डीम्ड सैंक्शन वाली बात कहीं भी नहीं थी अंडर द 25 ओ ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये वर्जन था किसका? ये था वर्जन ऑनरेबल हाई कोर्ट का। अब अगेंस्ट द सेड ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, अपीलेंट ने अप्रोच किया कहाँ पे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो बिस्किट डिवीजन जो था वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करते हुए किसके? हाई कोर्ट के ऑर्डर को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक रूलिंग दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द सम एंड सब्सटेंस आर दैट आर्टिकल 19(1)(g includes the right to shut down a business but is of course subject to reasonable restrictions। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 19(1)(g जो है ना वो इंक्लूड करता है आपका क्या? आपका राइट टू शट डाउन अ बिजनेस। अगर आपका राइट टू डू अ बिजनेस है तो उसी में इंक्लूडेड है क्या? आपका राइट टू शट डाउन अ बिजनेस। अब ये केस आप लोग का जो भी क्लैट का एग्जाम होगा या जो भी आपके जुडिशरी के एग्जाम्स है ना, माइट बी पॉसिबल ये उसमें आ जाए। तो इसको आप तो स्टार मार्क आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक एनंसिएट हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रोपाउंड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू डू बिजनेस या आर्टिकल 19(1)(g इंक्लूड्स राइट टू शट डाउन अ बिजनेस आल्सो। ठीक है? फिर फर्दर आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इंटरप्ले ऑफ आर्टिकल 19(1)(g एंड सेक्शन 25(o) ऑफ द एक्ट engaged in the attention of a constitution bench of this court in Excelsior when it was cast with considering the constitutionality of 25(o) as it then stood. It has subsequently been amended, challenged before this court and upheld in Orissa Textile and Steel Limited। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला कि भाई अगर कोई भी डिवीजन है, अगर ऐसी कोई भी यूनिट है या कोई स्टैब्लिशमेंट है, अगर वो खुद का बिजनेस क्लोज करना चाह रही है, तो आप किसी को भी आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें तो अपना बिजनेस अभी चलाते रखना पड़ेगा। उनका वो फंडामेंटल राइट है टू शट डाउन अ बिजनेस। ठीक है? फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने जो 60 डेज वाला जो पीरियड था जिसका डीम्ड क्लोजर था, जो डीम्ड सैंक्शन वाली जो बात थी, उसके ऊपर क्या कहा? तो सो द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिस्किट डिवीजन फैक्ट्री का मतलब जो वो थी उसकी अपील अलाउ कर दी बाय सेटिंग असाइड द हाई कोर्ट ऑर्डर। इट डिक्लेयर्ड दैट द क्लोजर एप्लीकेशन वैलिड फ्रॉम अगस्त 28 2019 एंड रिकॉग्नाइज द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज पीरियड इन अक्टूबर 2019 ऑथरिंग ऑथराइजिंग डीम्ड क्लोजर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डीम्ड क्लोजर को हम ऑथराइज करते हैं और डीम्ड क्लोजर माना जाना चाहिए। द कोर्ट हेल्ड दैट डिप्टी सेक्रेटरी हैड नो अथॉरिटी टू डिमांड रिविजन्स और डिले द क्लोजर and the minister's failure to consider the application amounted to a legal defect. Additionally, the court ordered that compensation paid to employees during litigation would not be recoverable. Appreciating HSML's efforts, the court enhanced the compensation offered to workers by an additional 5 crores, directing disbursal within 8 weeks। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप किसी को भी मतलब ये डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करा कि डिप्टी सेक्रेटरी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो रिवीजन डिमांड करे उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के अंदर, एंड जिसकी वजह से जो क्लोजर है वो डिले हो जाए। तो डिप्टी सेक्रेटरी के पास कोई भी पावर नहीं है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के क्लोजर को डिले करने का। ठीक है? फर्दर जो एक अमाउंट एक दे रहे थे फैक्ट्री डिवीजन वाले अपने वर्कर्स को, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट करा एंड एनहांस कर दिया वो कंपनसेशन का अमाउंट टू एन एडिशनल ऑफ 5 करोड़। जितना भी उनका अमाउंट होगा उसका उन्होंने 5 करोड़ जो है वो उन्होंने एनहांस कर दिया। ठीक है? सो ये था पूरा केस। यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल जो प्रोपाउंड करा गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट वाज कि भाई जो आर्टिकल 19(1)(g है, इट इंक्लूड्स राइट टू शट डाउन अ बिजनेस एंड इट इज सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सो आप लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। नेक्स्ट केस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है नागराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये इस केस का साइटेशन है, इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। क्या थे इस केस के बैकग्राउंड, देखिए डिस्कस करते हैं हम, आइए। सो इस केस में क्या हुआ? The appellant was the neighbor of the deceased Srimati Mariamman. On the night of the 11/7/2003, the appellant entered the room of the deceased and while hugging her, attempted to outrage her modesty.
Upon hearing the disturbance, the mother-in-law of the deceased intervened and scolded the appellant, who then fled from the premises. जो appellant था, ठीक है, वो नेबर था जो डिसीज्ड है श्रीमती मरियम्मल का, ठीक है। एक नाइट पे जो अपीलांट है वो एंटर करा उनके रूम में एंड उसने उनको हक करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से बिकॉज शी वाज ऑलरेडी मैरिड एंड जिसकी वजह से और भी जो भी रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से क्या हुआ, जो श्रीमती मरियम्मल थी जो कि डिसीज थी, है ना, उनकी जो मॉडेस्टी थी वो आउटरेज हुई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ होगा, जो भी वो चिल्लाई होंगी, जो भी चीखी होंगी, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया होगा उसके हगिंग को, ठीक है, तो उनकी मदर इन लॉ जो थी वो आई और उन्होंने इंटरवीन करा और उन्होंने डांटा किसको, अपीलांट को, जो कि फिर वहां से भग गया। फिर उसके नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, जो मदर इन लॉ थी जिन्होंने डांटा था, ठीक है, उनको जो जो डिसीज थी एंड उनकी एक जो इन्फेंट डॉटर थी, वो अपने घर से उनको गायब मिली, वो उनको उस घर में नहीं मिली। वो फिर उन्होंने ढूंढा ढांडा, उन्होंने इंक्वायरी करी, सब करी, ठीक है। उन्होंने जो श्रीमती मरियम्मल थी, उन्होंने वो उनके फादर से पूछा कि भाई कहाँ गई, क्या हुआ। तो ये पता पड़ा कि भाई वो सुबह आई थी अपने जो दूसरी उनकी जो बेटी थी जो कि स्कूल में उस टाइम पे पढ़ती थी, थर्ड क्लास में, वो उसको लेने आई थी और उसको वो लेके जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वार्डन चूंकि एब्सेंट था उस दिन, तो टीचर्स ने अलाउ नहीं करा उस बच्ची को लेके जाने के लिए। उसके बाद फिर ये पाया गया कि भाई जो डिसीज थी, है ना, वो नियर बाय वेल में जाके उन्होंने क्या करा, नियर बाय फील्ड में जाके अपने इन्फेंट बच्चे के साथ उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया बाय कंज्यूमिंग द ओलियंडर सीड्स। यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं। However, due to the absence of the warden, the teachers did not allow the child to leave. The deceased thereafter went to a nearby field with her infant of 1.5 years and committed suicide by consuming oleander seeds. Administered poison to her child. उन्होंने अपने बच्चे को पॉइजन दिया, खुद पॉइजन लिया और उन्होंने वहां पे सुसाइड कमिट कर लिया। Both the deceased and her child were later discovered by a passerby who was grazing cattle nearby, uh, who then alerted the village watchman. Although the child was still alive when found, she was declared dead and when she was taken to the hospital. जो लेडी थी उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, बट चाइल्ड फिर भी कैसे ना कैसे बचा रह गया, उनकी जो इन्फेंट थी वो, ठीक है। अब ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस ऑल्टर करे एंड ट्रायल कोर्ट ने इनिशियली उन पे 306, 354 एंड 448 का चार्ज लगाया गया, बट ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस ऑल्टर करते हुए एक्विट करा अपीलांट को 306 के लिए एंड कन्विक्ट करा 354 एंड 448 के लिए। अब जहां तक की बात है 306 की, ट्रायल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा दैट द एक्शन ऑफ द appellant did not constitute abatement of suicide as the appellant did not instigate the deceased to commit suicide. Hence, the trial court acquitted the appellant of 306. ठीक है। अब जो एक्ट था अपीलांट का, वो ऐसा नहीं था कि वो इंस्टिगेट करे किसी को भी सुसाइड कमिट करने के लिए। सो ऑन दिस बेसिस जो जो 306 का जो चार्ज था, उसके मतलब उसके अगेंस्ट में जो अपीलांट था उसको एक्विट कर दिया गया, लेकिन उसको 354 एंड 448 के लिए उसको दोषी माना गया। देन अपीलांट ने फाइल करी क्या, क्रिमिनल अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अपील एडमिट करते में क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि अरे किसी ने 306 के अगेंस्ट में तो मतलब स्टेट को तो वो करनी चाहिए थी, अपील करनी चाहिए थी या उसका वो रिवीजन उसका लगाना चाहिए था, ये तो स्टेट ने नहीं करा। देन हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, यहाँ पे हाई कोर्ट बाय ऑर्डर डेटेड सो एंड सो मोटो डायरेक्टेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल रिवीजन केस टू एग्जामिन द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्विटल। यहाँ पे हाई कोर्ट ने आगे से 306 के ऊपर सो मोटो डायरेक्शन दिया कि भाई हम इसको सो मोटो केस को हम लेंगे रिवीजन में एंड हम एग्जामिन करेंगे कि क्या एक्विटल जो है ना, वो प्रॉपर था या नहीं था। नाउ बेस्ड ऑन दिस हाई कोर्ट ने फिर बाद में क्या करा, फिर हाई कोर्ट ने बाद में कन्विक्ट करा फॉर 306, 448 के लिए तो था ही था, है ना, एंड 354 के लिए, ठीक है। The High Court observed that the appellant has played an active role in tarnishing the self-esteem of the deceased by outraging her modesty and thereby instigated her to commit suicide. Hence, the offense under section 306 of IPC was made out. ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में जो अपीलांट था वो गया, जो कन्विक्टेड पर्सन था जो कि अपीलांट भी था, वो गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द रैशनल ऑफ द अबव कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल लैंग्वेज बाय स्टेटिंग दैट नो अपीलांट by filing an appeal can be worse than what he has,
किसी भी अपीलांट के ऊपर आप इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते कोई ऐसा पनिशमेंट जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी लगा ही नहीं था बाय द ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट। देखिए, पनिशमेंट देना ना देना ये मैटर है किसका? ट्रायल कोर्ट का। ये पूरी डिपेंडेंसी किसकी है? ये पूरा जुरिसडिक्शन किसका है? ट्रायल कोर्ट का है। फिर जितने भी अपीलेट डिविजन्स है ना कोर्ट्स की, वो ये देख सकते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है क्या वो सही है या वो गलत है, अनटिल अनलेस कोई विक्टिम अपील फाइल ना करे, कोई विक्टिम एक्विटल के अगेंस्ट में या लेस कंपेंसेशन के लिए या लेस सेंटेंस के लिए अपील फाइल ना करे। अगर अपीलांट ये कह रहा है कि भाई ऑलरेडी मुझे 3 साल की सजा हुई है, और अगर अपीलांट इस 3 साल की सजा को क्वैश कराने के लिए या कम कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, दैट मीन्स आप उस अपीलांट के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, आप उसको 3 साल से ज्यादा की सजा तो आप उसको दे ही नहीं सकते, या जितने भी साल की उसको सजा मिली हुई है आप उसको उससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकते, जो कि अपीलांट के पास ऑलरेडी है। आप उसको उस कंडीशन से उससे ज्यादा वर्स कंडीशन में आप उसे नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, that is exactly what we are seeing to reiterate in our judgment and having regard to the facts of the present case. We are of the view that in an appeal filed by the accused, convict, and in the absence of any appeal filed by the victim, complainant, or the state, the High Court cannot exercise suo motu revision either to enhance the sentence or to convict the appellant on any other charge. अब देखिए, एक बार जब जो अपीलांट है, जो भी मतलब अक्यूज्ड है ना, अगर उसको जितनी भी सजा पड़ी है, उसकी सजा के अगेंस्ट में अगर विक्टिम जो है या स्टेट जो है या कंप्लेनेंट जो है, अगर वो अपील फाइल नहीं कर रहे हैं, देन हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है सो मोटो रिवीजन में या सो मोटो एक्सरसाइज करने की, कि वो उसकी जो पनिशमेंट है उसको एनहांस करे। क्योंकि जब उनको नहीं चाहिए एनहांसमेंट, देन हाई कोर्ट के पास बाय डिफॉल्ट कोई पावर नहीं है एनहांसमेंट की। या तो जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है या स्टेट है, या तो वो आए कंप्लेंट को एनहांस करवाने के लिए, एंड अगर वो कंप्लेंट को एनहांस करवाने नहीं आ सकते, देन इन दैट केस हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है उसको सो मोटो एनहांस करने की। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंफर्म द कन्विक्शन एज पर द ट्रायल कोर्ट, बट सेट असाइड द एनहांसमेंट ऑफ द सेम बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जितनी 306 वाली जो पनिशमेंट जो जो लगाई थी उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया, बट जो ट्रायल कोर्ट ने जो रखी थी 354 एंड 448 को, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज रहने दिया। सो ये था केस नागराज का। देन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें जजमेंट डिस्कस करना है, दैट इज ऑफ अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जो 2025 आईएनएससी 810 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का है ना। ये आप एज इट इज जब आप ये टाइप करेंगे ना, तो आपको ये साइटेशन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आपको एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ देख लेते हैं। इस केस में मेजरली सुप्रीम कोर्ट के पास 3 इश्यूज थे डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा एक जो इशू था, वो था नार्को एनालिसिस टेस्ट को लेकर। सो पहला इशू क्या था? वेदर इन द अटेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस द हाई कोर्ट कुड हैव एक्सेप्टेड सच अ सबमिशन। सबमिशन क्या था कि भाई अब एक यहाँ पे केस हुआ जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, है ना, उस वो हाई कोर्ट के सामने उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि मैं सबका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाना चाहता हूँ, एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर ली उसकी एप्लीकेशन, एंड सबको नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए भेज दिया, जिसके अगेंस्ट में जो अपीलांट है उसने अपील फाइल करी। उस अपील में जाके ये 3 क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, जो जो ये इश्यूज हैं, ये फ्रेम हुए। पहला क्या हुआ कि क्या ऐसे अटेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट क्या ऐसा कोई सबमिशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। सेकेंडली, whether a report of voluntary narco analysis test can form the sole basis of conviction in the absence of other evidence on record. And lastly, whether an accused can voluntarily seek a narco analysis test as a matter of an indefeasible right. अब इसमें क्या है देखते हैं। पहला जो इशू जो फ्रेम हुआ, उसके अगेंस्ट में क्या आंसर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, स्टेट that since modern investigative techniques are the need of the hour, the High Court was correct in accepting the submission that narco analysis test of all the accused persons will be conducted. While the need for modern investigative techniques may be true, such investigative techniques cannot be conducted at the cost of the constitutional guarantees under Article 20 Clause 3 and Article 21. यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इंक्लाइंड नहीं है ऐसे सबमिशन को एक्सेप्ट करने के लिए, कि भाई चूंकि मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव ये टेक्निक्स है, तो डायरेक्टली अक्यूज का जाके आप सबसे पहले आप उसका जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है आप वो करवा दें। हम इस चीज से बिल्कुल भी मतलब हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं
एंड वी आर अगेंस्ट दिस बिकॉज ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड 21, ये उसके अगेंस्ट में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो एज ऑफ जनरल इंक्वायरी या एज ऑफ जनरल रूल आप किसी का भी आप कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड प्रिंसिपल्स है, जो कि मतलब जो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट है ये उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, देयरफॉर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था उसका आंसर नेगेटिव में था, एंड द हाई कोर्ट एंड ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट हाई कोर्ट हैज एरर्ड इन accepting the submissions to carry out narco analysis test of all accused persons by the investigating officer। ठीक है, फिर उसके बाद a report of voluntary narco analysis test with adequate safeguard as well in place or information found as a result therefore cannot form the sole basis of conviction of an accused person। So the second question is therefore answered in negative। अब जो क्वेश्चन था ना कि क्या जो सोल, क्या अगर कोई नार्को एनालिसिस टेस्ट अगर किसी अक्यूज के खुद के विल पर हो रहा है, अगर जैसे कोई अक्यूज ये कह रहा है कि भाई ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है ना, ये मैं नार्को एनालिसिस टेस्ट मैं करवाना चाहता हूँ। अब भले ही अक्यूज कह रहा हूँ और उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट उसका अगर हो भी जाए आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, जो भी ट्रायल कोर्ट होगा उसका, तो भी वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बन सकता उस अक्यूज पर्सन के लिए, भले ही अक्यूज के कहने पर हो रहा हो। लेकिन जब तक अटेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उसको कोरोबोरेट ना करे, तब तक वो जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, ये बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। फिर जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ वो हुआ दैट द अक्यूज्ड हैज अ राइट टू वॉलंटरीली अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला अक्यूज के पास अधिकार है वॉलंटरीली अंडरगो होने का नार्को एनालिसिस टेस्ट, बट एक अप्रोप्रिएट स्टेज पर। ठीक है, फिर फर्दर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, that we deemed it appropriate to add that the appropriate stage for such a test to be conducted is when the accused is exercising his right to lead evidence in a trial। However, there is no indefeasible right with the accused to undergo a narco analysis test, for upon receipt of such an application, the concerned court must consider the totality of circumstances surrounding the matter, such as free consent, appropriate safeguards, etc., and authorizing a person to undergo voluntary narco analysis test। That means अक्यूज के पास वॉलंटरीली राइट है नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने के लिए अपना, लेकिन वो उसका इंडिफिजिबल राइट नहीं है। ठीक है, वॉलंटरी राइट होना एंड इंडिफिजिबल राइट होना दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर आपका वो वॉलंटरीली राइट है दैट मीन्स आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपना राइट आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अपॉन द कोर्ट टू कंसिडर कि भाई जो टेस्ट हो रहा है, जो नार्को एनालिसिस टेस्ट की जो एप्लीकेशन आई है वो अक्यूज ने अपनी फ्री कंसेंट से दी है, एंड अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स हैं, जो भी प्रॉपर अथॉरिटीज हो उनके पास नार्को एनालिसिस टेस्ट वो करने के लिए, है ना, अदरवाइज ऐसी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी करी जा सकती है। सो दिस वाज द केस। ये जो प्रिंसिपल है इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस प्रिंसिपल को कि अक्यूज्ड का राइट है टू अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट। फिर आ जाइए, फिर हमारे पास जो दूसरा केस है दैट इज घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये 2025 आईएनएससी 803 इसका साइटेशन है। बैकग्राउंड देख लेते हैं इस केस का क्या हुआ। सो इस केस का मैं आपको अगर एक ब्रीफ बताऊं, तो जो कंप्लेनेंट है वो वाइफ है, एंड वाइफ ने अपने हस्बैंड एंड इन लॉज के अगेंस्ट में प्लस अपने सिस्टर इन लॉज के अगेंस्ट में उसने कंप्लेंट फाइल करी 498A एंड 506 ऑफ आईपीसी। नाउ जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, मतलब जो कंप्लेनेंट है एंड जो अक्यूज नंबर 1 है जो कि हस्बैंड है, ये दोनों पुलिस में थे। ठीक है, तो अब जो कंप्लेनेंट है उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मुझसे जो है मेरे ससुराल वाले वो मेरा हस्बैंड और मेरे जो इन लॉज हैं वो डाउरी मांगते हैं। ठीक है, और डाउरी में उन्होंने 1.5 लाख का उन्होंने कैश मांगा, कार मांगी, घर मांगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल करी कि भाई मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे मारती पीटती हैं। ठीक है, एंड वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, है ना, वो मतलब मुझे मुक्के से मारती हैं, वो मुझे फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज करती हैं, एट्रोसिटीज करती हैं मेरे ऊपर। सो इन सब के बेसिस पर उसने एक कंप्लेंट फाइल करी कंसर्न पुलिस थाने में। कंप्लेनेंट ने कोई भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जिससे कि ये प्रूव होता कि भाई जो इन लॉज हैं, जो हस्बैंड है एंड जो उसके इन लॉज हैं वो उसको मारते पीटते हैं, या
उसका कभी कुछ ऐसा फ्रैक्चर हुआ हो या उसको कोई चोटें आई हो, ऐसा उसने कभी भी कुछ भी कोई भी उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो उसने नहीं दिया पुलिस को। ठीक है, कंप्लेंट उसने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी विद द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली में, एंड थ्रू प्रॉपर चैनल उसने पूरा अलिज्ड इंसिडेंट का उसने पूरा इलैबोरेटिव उसने डिटेल दी। लेकिन बहुत सारी जो भी मेजर जो एलिगेशंस थे वो सिर्फ बॉल्ड एलिगेशंस थे, उनका कोई उसने प्रूव नहीं दिया। ठीक है, 498 ए 406 एंड 34 ऑफ आईपीसी के अंडर जो है वो कंप्लेंट फाइल हुई। सो जो चार्जशीट थी, सो चार्जशीट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया एंड द वेरी सेम डे उसने चार्ज फ्रेम कर दी अंडर 498 ए रीड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, एंड उसने ड्रॉप कर दिया चार्जेस किसका, 406 का, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुकी थी कंप्लेंट। 406 के अंडर जो कंप्लेंट थी वो टाइम बार्ड थी, तो मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया ऑन 406। इस इससे अग्रीड होके जो कंप्लेनेंट है उसने एक पिटीशन लगाई अंडर 482 ऑफ द सीआरपीसी असेलिंग द जजमेंट dated so and so before the honorable high court of delhi, and honorable high court ने wide impugned judgment and final order allow कर दी petition and set aside कर दिया order किसका, सेशंस जज का, एंड ऑब्जर्व करा दैट जो फाइंडिंग्स है वो सेशंस कोर्ट की वो परवर्स है, एंड उसने बोला कि आप 498 ए 34 रीड 34 एंड 406 आप तीनों पर कॉग्निजेंस लीजिए। अग्रीड बाय दिस जो इन लॉज थे, जो हस्बैंड थे एंड जो इन लॉज थे, वो पहुंचे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूरी की पूरी अपनी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए ऑन 498 ए रीड विद 34 एंड 406। Honorable Supreme Court ने क्या रूलिंग दी? Honorable Supreme Court has held that the bench found that the allegations against the mother-in-law and 5 sister-in-laws were vague and generic without specific details of individual acts or incidents. अब देखिए होता क्या है ना, जब भी आप कोई एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं तो अगर वो बिल्कुल ही वेग है, जैसे मैं कहूँ कि साहब मैं आज से 25 से 30 दिन पहले मैं कहीं गया था, वहां पे मेरे साथ मारपीट हुई, वहां पे मेरे साथ इन्होंने मारपीट करी। अब मैंने क्या लिखवाया, मैं कहीं गया था, वहां मेरे साथ मारपीट हुई, और 20 से 25 दिन पहले की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्पेसिफिक डेट नहीं है, और स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है। मैं सिर्फ लोगों के नाम लिखवा रहा हूं जिनसे मुझे अपनी दुश्मनी निकालनी है। ठीक है, ना ही उसमें स्पेसिफिक डेट आ रही है, ना ही उसमें स्पेसिफिक टाइम आ रहा है। सो ऐसे एलिगेशंस को बोल्ड एलिगेशंस कहते हैं, जिसका कि कोई बेसिर पैर, मतलब जिसका कि कोई भी सिर पैर नहीं होता है। ठीक है, तो वेग एंड जेनरिक एलिगेशंस हैं ये सब, जो कि लगाए जाते हैं अंडर 498। अब आजकल बहुत ज्यादा भी बढ़ गया है। ठीक है, ये पूरा मतलब वेग एलिगेशंस लगाने का काम। सो कोर्ट ने बोला कि भाई बिल्कुल ही जो मदर इन लॉ एंड जो 5 सिस्टर इन लॉज हैं उन पे जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही वेग हैं एंड जेनरिक है। Then further the court noted that despite serious allegations of physical cruelty and dowry demands, the complainant had failed to produce the complainant had failed to produce the medical records, injury reports or witness statements। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया कंप्लेनेंट ने, एंड कंप्लेनेंट हैड आल्सो विथड्रॉन एन अर्लियर कंप्लेंट रेजिंग डाउट अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ हर क्लेम्स। ठीक है, even if the allegations and the case of the prosecution is taken at its face value apart from the bald allegations without any specific time, date or place, there is no incriminating material found by the prosecution or rather produced by the complainant to substantiate the ingredients of cruelty under 498 IPC, the court observed। कोर्ट ने बोला कि भाई अपार्ट फ्रॉम द बॉल्ड एलिगेशंस, ना ही टाइम है, डेट है, प्लेस है, प्लस ना ही कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है प्रोसिक्यूशन के पास। तो अगर हम इसकी ट्रायल अलाउ कर भी देते हैं, सो ऑन व्हाट ग्राउंड्स जो ट्रायल चलेगी वो किस ग्राउंड पर ट्रायल चलेगी। ठीक है, सो इसके बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करी जो एफआईआर लॉन्च करी गई थी बाय द कंप्लेनेंट, एंड कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दैट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट ऑल्दो द कंप्लेंट filed was filed within the limitation period, the allegations were too vague and unsupported to justify the criminal trial. The bench concluded that a balance must be maintained between protecting genuine victims and preventing harassment of the accused through the baseless prosecutions। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल था जो कि लेट डाउन करा गया इस पर्टिकुलर केस के अंडर। आगे बढ़ते हैं फिर हम, लास्ट हमारा आज का जो केस है दैट इज महनूर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ये भी बहुत एक अच्छा केस हुआ। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी एंड के विनोद चंद्रन जी के सामने एक सुनवाई चल रही थी। उसमें क्या हुआ, जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो परचेजर्स थे, वो क्लेम कर रहे थे ओनरशिप बेस्ड ऑन 1982 का सेल एग्रीमेंट जो कि एग्जीक्यूट हुआ था बाय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ द ओरिजिनल लैंड ओनर्स।
वो अब क्या हुआ, जो सेल एग्रीमेंट थी ना, तो उनके बीच में, पार्टीज के बीच में सिर्फ एक सेल एग्रीमेंट साइन हुआ था एंड वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है 100 रुपए से ज्यादा की, है ना, वो तो रजिस्टर होनी कंपलसरी है। अब जब भी आप कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट पहले बनता है एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेल एग्रीमेंट, वो सेल एग्रीमेंट जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। तो ये दोनों बातें अलग है। सेल एग्रीमेंट बनना अलग है एंड सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होना अलग होता है। ठीक है। तो जो रेस्पोंडेंट थे, वो प्रोटेक्शन चाह रहे थे डिस्पोजेशन का फ्रॉम बाय द तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द सेल एग्रीमेंट। वो ये कह रहे थे कि साहब हमारे पास तो सेल एग्रीमेंट है, तो हम इस प्रॉपर्टी के ओनर हो गए, ठीक है, और अब आप हमें इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं कर सकते। The single judge questioned the title and ownership of the various land possessors along with the respondent over the suit property by common order, stating that the question of title cannot be decided in a writ proceedings but in a civil trial. ऑनरेबल सिंगल जज जो थे हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी आपका अधिकार है, जिस भी आप अधिकार की आप बात कर रहे हो उस प्रॉपर्टी में, वो रिट पिटिशन में नहीं हम एंटरटेन कर सकते। वो आप एक सिविल ट्रायल में जाइए, वो वहां पे एंटरटेन करा जाएगा। सो जो अपीलांट्स थे, लीगल जो जो हेयर्स थे ऑफ द ओरिजिनल लैंड ओनर्स, उन्होंने चैलेंज करा तेलंगाना हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में इस पर्टिकुलर केस को। अच्छा, उसके पहले क्या हुआ था, इस जज का जो सिंगल जज का ऑर्डर था, वो हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी उसने स्टे कर दिया था। अब चूंकि उसने स्टे कर दिया था, तो जो अपीलांट्स थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ऑर्डर चैलेंज करने आए थे, जिसने की रेस्ट्रेन कर दिया था जो तेलंगाना स्टेट कॉर्पोरेशन है उसको रेस्पोंडेंट्स को डिस्पोजेस करने से। ठीक है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, the Honorable Supreme Court, by setting aside the impugned finding, the judgment authored by Justice Chandran, placing reliance on Suraj Lamp and Industries Private Limited, stated that unregistered agreements do not confer a valid title. Since the 1982 agreement was not registered, the respondent cannot be said to have conferred a good title over the suit property, barring him from claiming protection from dispossession. The court said, as far as the writ petition praying for a direction not to dispossess, we find that writ petitioners to have not established a valid title. We prima facie find the title to be suspect, which would disentitle them from claiming a rightful possession, which also has not been proved. And the court observed, in terms of the aforesaid, the court restored the High Court's single bench decision not to grant protection from the dispossession, while setting aside the division bench order, which had restrained the dispossession. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो भी अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, इट डू नॉट कन्फर अ वैलिड टाइटल। आपके पास अगर कोई अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, तो वो वैलिड टाइटल कन्फर नहीं करता है आपको। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सेल एग्रीमेंट का कोई भी सेल एग्रीमेंट है, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, दैट इज नॉट अ गुड अग्रीमेंट एंड उसके बेसिस पे आप कहीं भी कोई भी प्रोटेक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, स्पेशली फ्रॉम द डिस्पोजिशन। ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा सिंगल जज का ऑर्डर, जिसने की डिस्पोजेशन का ऑर्डर करा था, एंड रिजेक्ट कर दिया डिवीजन बेंच का ऑर्डर, जिसने की रिस्ट्रेन करा था डिस्पोजेशन। ठीक है। सो आज का हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फर्दर हम बाकी जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।